एक महिला प्रोफेसर होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर होती है और वो अपने जीवन में पति पत्नी के बीच के जो रिश्ते होते हैं, जो खुशहाली होती है, वो जो थी वो पति से उसे नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से वो अपने पति से तलाक ले लेती है। तलाक के बाद वो जिस कॉलेज में पढ़ाती है उसी कॉलेज का कोई स्टाफ नहीं बचता, जिससे कि उसने उस सुख की प्राप्ति के लिए अपने जरूरत के लिए अपने पास ना बुलाया हो। और उसके जो जानने वाले होते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला था कि जिससे कि वो अपनी जरूरतें पूरी ना करवाई हो, लेकिन उसकी जरूरतें फिर भी पूरी नहीं होती है। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट उसको पसंद आ जाता था वो उसको भी इस खेल में शामिल कर लेती थी और उसके साथ भी वो समय गुजारा करती थी। जो स्टूडेंट उसके मन के मुताबिक परफॉर्मेंस करता उसके साथ वो रहने लगती थी। लेकिन इन सब चीजों के होने के बावजूद भी उसकी जो ख्वाहिश थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई थी दोस्तों। तब उसके इस मोहरे का शिकार हो जाता है उसी के क्लास का एक स्टूडेंट जो कि बीटेक का छात्र होता है। दिखने में काफी स्मार्ट और हैंडसम होता है। वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है। वो पहले ही साल करके एडमिशन लिया था। उसे नहीं पता था कि वो पढ़ने आ रहा था और यहाँ वो टीचर के साथ उसका अफेयर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है दोस्तों, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों जो नए दर्शक हमारे चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप हमारी वीडियोस कहां से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी लोगों का नाम जरूर लूंगी और आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना की शुरुआत हुई है, ये घटना जो है वो उत्तर प्रदेश के जिला इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। वहीं पर एक महिला प्रोफेसर होती है जिनका नाम अनीसा होता है। अनीसा की उम्र लगभग 32 से 35 साल के बीच में होती है। स्लिम बॉडी और खूबसूरत पहनावा ओढ़ावा था। वो बहुत खूबसूरत थी। दिखने में ऐसा लगता था जैसे कि वो बहुत बड़े घर की है। चूंकि वो प्रोफेसर होती है तो जाहिर सी बात है वो पढ़ी लिखी महिला थी। इनके जो पति थे वो भी एक अच्छे अधिकारी थे और वो अक्सर ही बाहर ही रहते थे। और ये जो थी वो प्रोफेसर थी। अब इन दोनों का जो समय था वो अक्सर साथ में गुजर नहीं पाता था और जब होता भी था दोनों का मिलन तो पति को जैसा सुख चाहिए था, पत्नी को जैसा चाहिए था, जो पत्नी को मिल नहीं पा रहा था। और इसी बात की वजह से पति पत्नी में हमेशा ही विवाद रहता था। वो पति को कहती थी कि तुम किसी काम की नहीं हो, जब से तुमसे कुछ नहीं होता है और जब तुम मेरे साथ आते हो तो तुमसे कुछ होता ही नहीं। और फिर उसके बाद हफ्ते भर के लिए आते हो और फिर ड्यूटी पर लौट जाते हो। आखिर ऐसा हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? जबकि उसका पति उसे बहुत समझाने का प्रयास करता है लेकिन वो नहीं मानती है। ये दोनों की जो विवाद होती है वो एक ऐसा मोड़ लेती है। चूंकि अनीता बहुत पढ़ी लिखी थी और साथ ही साथ वो चंचल स्वभाव की भी थी। वो अपने पति को एक दिन उसके हाथों में तलाक का पेपर थमा देती है। कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम भी कमा रहे हो और मैं भी कमा रही हूँ, तो अपने अपनी लाइफ को हम अपने तरीके से जीते हैं। दोस्तों इनकी शादी के मात्र 4 साल बाद इनका तलाक हो जाता है। इन दोनों को अब तक बच्चा भी नहीं हुआ था। इन्होंने शादी के 3-4 साल मौज मस्ती में ही गुजारा था। लेकिन शादी के बाद से ही जब अनीसा को लगा कि जो पति है वो किसी काम का है नहीं, इसे जो जरूरत है वो पूरी हो नहीं रही, तो फिर उन्होंने बच्चे के बारे में सोचा भी नहीं। जब ऐसा कुछ होता है तो कुछ ना कुछ वो दवाओं का इस्तेमाल कर लेती थी जिससे कि वो प्रेग्नेंट नहीं होती थी। अब जब इन दोनों के तलाक हो जाता है तो तलाक होने के बाद अनीसा जो है वो अपने पति से अलग रहने लगती है। वो अपना एक निजी मकान बना लेती है और मकान बनवाने के बाद वो जिस कॉलेज में प्रोफेसर होती है वो उसी में पढ़ाने जाती थी। अनीसा की एक ऐसी आदत होती है जो कि निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने किसी को छोड़ा नहीं था। फिर चाहे वो कॉलेज का ही स्टाफ क्यों ना हो या फिर उसका कोई और रिलेशन में हो, वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सभी को वो अपने खेल में शामिल कर लेती थी। वो सब लोगों से ही समय बिताने लगी थी। लेकिन जब इसे लगता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है तो वो जिसको पसंद कर लेती उसके साथ ये रिलेशन बनाने के लिए एग्री कर लेती थी। क्योंकि जो आज का टाइम था कि अगर कोई सामने से ऑफर कर रहा है तो आदमी भी परहेज नहीं करता है। आज का जो युग चल रहा है वो काफी ज्यादा एडवांस युग चल रहा है। लोग वैसे भी एक दूसरे के साथ रिलेशन में आने के लिए कोशिश करते रहते हैं और अगर सामने से ही रिस्पॉन्स आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि इजीली जब भी ये किसी को सामने से रिस्पॉन्स देती है तो आदमी जो था वो झट तैयार हो जाता था। कॉलेज के स्टाफ कुछ और जो लोग होते हैं उनके साथ, यहाँ तक कि जो नए स्टूडेंट आते हैं जो कि बिल्कुल ही फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं या सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, जिसको लगता है कि ये बहुत परफेक्ट है, परफॉर्मेंस अच्छी देगा, तो उसको जो है ये अपने घर लेकर चली जाती और उनके साथ रिश्ता कायम करती थी। लेकिन जब इसको मन मुताबिक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो वो सामने से उसे छोड़ देती थी। ऐसा ही सिलसिला चल रहा था। लगभग 4 से 5 सालों तक ये खेल चलता है। ये घटना जो है वो आज से कुछ साल पहले की है। 2023 में एक लड़का जो है वो बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है जिसका नाम शोभित होता है। शोभित की उम्र लगभग 21 साल के आसपास रही होगी। बीटेक फर्स्ट ईयर में वो एडमिशन लेता है और ये जो महिला प्रोफेसर अनीसा मैडम होती है, इनका ये लेक्चर लगता है और ये लेक्चर देने के लिए जब अपने क्लासरूम में जाती हैं, वहां पर लेक्चर देती रहती है, तभी देखती है कि सबसे पीछे वाली एक सीट पर एक लड़का बैठा हुआ है जो बिल्कुल शांत है, जो किसी से बातचीत भी नहीं करा। चूंकि फर्स्ट ईयर सभी स्टूडेंट का था, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चंचल होते हैं, बहुत बोलते हैं, हंसमुख होते हैं, लेकिन वो लड़का जो था वो बिल्कुल सीधा शांत था। पीछे वाली डेस्क पर बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता था।
उसके बाद अनीसा की नजर उस पर पड़ जाती है। अनीसा उसे देखती है कि बहुत खूबसूरत और हैंडसम है और साथ ही साथ वो मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहा था। वो 2-3 दिनों तक नोटिस करती है और फिर उसके उसके बाद वो एक दिन शोभित से कहती है कि शोभित, मैं क्लास से बाहर जा रही हूँ, तो तुम जो है मेरे केबिन में आकर मुझसे मिलो। तो वो कहता है कि ठीक है मैडम। क्लास खत्म होते ही जो शोभित होता है वो अनीसा मैडम के पास जाता है, कहता है कि मैडम बताइए क्या बात है। तो वो कहती है कि मैं देख रही हूँ, मैं आज 4 दिन से तुम लोगों का क्लास ले रही हूँ, तुम बिल्कुल शांत हो, तुम्हें पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, तुम पढ़ने आए हो यहाँ पर, क्या करने आए हो। तो वो कहता है कि नहीं मैडम, मैं पढ़ाई तो बिल्कुल मन लगा कर कर रहा हूँ और पढ़ने में मेरा मन भी बहुत लगता है। तो वो कहती है कि ठीक है, एक काम करो कि मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। जब वो टेस्ट की बात सुनता है तो कहता है कि ठीक है मैडम, टेस्ट ले लीजिए, क्योंकि शोभित जो था उसे पता था कि उसके पिता जो थे वो गरीब किसान थे। उसे उम्मीद थी कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो उसके घर परिवार की जो माली हालत है उसमें वो सुधार ला देगा। जब वो टेस्ट की बात करती है तो वो कहता है कि बिल्कुल टेस्ट के लिए वो तैयार हो जाता है, कहता है कि ठीक है मैडम, आप बिल्कुल टेस्ट लीजिए। उसके मन में आया कि टेस्ट मिलेगी तो उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा। वो तो सोच ही रहा था कि कोई उसकी टीचर ऐसा मिल जाए जो उसे पढ़ाई में हेल्प कर सके। अनीसा मैडम उसे 3-4 चैप्टर देती है और फिर उसके बाद कहती है कि इसका आंसर मुझे लिख करके अभी सामने लिख करके दो। वो जो लड़का है वो आंसर लिख रहा होता है और फिर लिखने के बाद थोड़ी देर में वो अनीसा से कॉपी चेक करवाता है। तो अनीसा जानबूझकर उसमें 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को गलत साबित कर देती है और 2 सही करती है। कहती है कि तुम्हारा तो 30% के ही आसपास है, तुम्हारे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तुम्हारी तो बहुत ही वीक परफॉर्मेंस है। तो वो कहता है कि नहीं मैडम, कुछ आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो प्रोफेसर थी और वो एक स्टूडेंट था तो वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। तो अब वो कहती है कि एक काम करो कि तुम मेरे घर पर आओ और मैं तुमको अपने घर पर पढ़ा देती हूँ, तुम्हारा जो सिलेबस में कमजोर है वो मजबूत हो जाएंगे। तो वो कहता है कि ठीक है मैडम। अब जो शोभित है वो अनीसा से हाँ कर देता है। अनीसा उसको टाइम देती है कि मैं यहाँ से 2-2:30 बजे छूट जाती हूँ, तो तुम मेरे घर 6 से 7 बजे के बीच में आ जाना। वो अपना एड्रेस बताती है कि ये मेरा एड्रेस है, मेरा नंबर ले लो और मुझे फोन करके आ जाना। तुम चाहो तो आज से ही आ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है मैडम। शोभित जो है वो नंबर लेता है और नंबर लेने के बाद वो फिर अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसने कमरा किराए पर लेकर वहां रह रहा था। हॉस्टल इतना महंगा था कि उसकी बस की बात नहीं थी, इसीलिए वो एक किराए का कमरा लेकर रहता था। शाम को आता है और शाम के आने के बाद उसे मैडम की याद आता है तो वो उन्हें फोन करता है, कहता है कि मैडम मैं घर पर आ जाऊं। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल आ जाओ, मैं अकेली हूँ, आओ तुम्हें पढ़ा देती हूँ। शोभित अपनी साइकिल उठाता है दोस्तों और सीधे पहुंच जाता है वो एड्रेस पर जिस पर मैडम ने उसे बताया था। मैडम के घर पर पहुंचता है तो मैडम जो है वो साड़ी में होती है, जो कि उनका लिबास स्कूली ड्रेस था वो चेंज करके वो खूबसूरत सी एक साड़ी पहनी होती है। वो दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद उसे सोफे की तरफ होकर करती है, कहती है कि बैठ जा यहाँ पर। मैडम शोभित से कहती है कि तुम साइकिल से हो, तो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है कि रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ और फिर उसके बाद उसे 1 गिलास पानी देती है और फिर उसका जो सिलेबस होता है उसके बगल में वो सोफे पर बैठ करके कहती है कि लाओ कौन कौन सा बुक लेकर आए हो, मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। सारी बुक्स वगैरह देती है और फिर उसके बाद 2-4 उसे क्वेश्चन देती है और उसे कहती है कि तुम इसे अपने आप से पहले आंसर लिखो बिना देखे हुए। वो आंसर लिखने लगता है। इसी बीच जो मैडम होती है वो उसके कंधे पर हाथ रख देती है तो थोड़ा सा शोभित को अटपटा भी लगता है। वो उसका हाथ हटा देता है, कहता है कि मैडम ये क्या कर रही है। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, तुम मेरे स्टूडेंट हो, हाथ रखने में क्या बुराई है। हाथ वो रखने देता है और फिर जब वो हाथ रख लेती है फिर धीरे धीरे वो हाथ को इधर उधर घुमाने लगती है, कहीं वो इधर उधर से गलत तरीके से उसे स्पर्श कर देती है। अब शोभित को इस चीज से बड़ा अजीब लगने लगा था, क्योंकि शोभित था वो भी एक नौजवान था, उसकी उम्र भी 21 साल थी, वो भी सब कुछ जानता था। उसे भी फीलिंग हो रही थी कि क्या गलत है और क्या सही है। उसके टच करने से धीरे धीरे करके ऐसा सिलसिला जो था वो लगभग 1-2 दिन चला, लेकिन शोभित को लगा कि शायद मैडम जो है वो गलत कर रही है। शोभित अपने घर जाता है और जो मैडम और शोभित के साथ हुआ रहता है, शोभित जो है वो अपने घर जाने के बाद उसे ही वो सोचता रहता है। वो सोचता रहता है कि मैडम तो बहुत स्मार्ट है, क्या मुझे इनके साथ वो सब कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी कस में वो बस सोचता ही रहता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि अगर सामने से कोई ऑफर कर रहा है तो क्या बुराई है, थोड़े ही दिन की तो बात है, अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो ठीक है, वरना कौन सा मुझे इसे शादी करनी है, क्योंकि ये पहले से ही शादीशुदा थी। ये भी नहीं है कि ये गले पड़ जाएगी कि ये मुझसे शादी करेगी। शोभित अपने मन को पढ़ाई की जगह कहीं और घुमा देता है। अगले दिन शोभित फिर पहुंचता है मैडम के घर। अब मैडम उसे छूती तो शोभित जो है उसे अच्छा लगता था। अब शोभित भी मैडम के कंधे पर उठा करके हाथ रख देता है और फिर उसके गाल को भी वो स्पर्श करता है और फिर वो हाथ को और अलग अलग जगहों पर ले जाना लगा था। अब दोनों की जो भावनाएं थी वो कुछ इस कदर से बढ़ने लगी कि मैडम जो थी वो भी अंदर से काफी ज्यादा उत्साहित हो रही थी और शोभित भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोनों वहीं सोफे पर ही एक दूसरे के साथ जो है वो प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। अब ये सिलसिला जो था वो काफी आगे की ओर बढ़ने वाला था। दोनों एक दूसरे के साथ समय गुजारते हैं और अब दोनों की भावनाएं उस जगह पर पहुंच चुकी थी कि दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। शोभित कहता है वो जो सोफा होता है वहीं पर वो शुरुआत करने वाला होता है, तो उसकी मैडम कहती है कि यहाँ नहीं, कमरे में चलते हैं, वहां ज्यादा सेफ रहेगा। अनीसा जाती है, पहले जो मेन दरवाजा होता है उसको बंद करती है और फिर उसके बाद दोनों कमरे में जाते हैं, क्योंकि वो अकेली थी, जाहिर सी बात है वो पहले से ही तलाकशुदा थी।
और फिर एक एक करके वो आगे का प्रोग्राम शुरू कर देती है और फिर अपने भी वो कपड़े जो है वो हटा देती है। शोभित जो है वो एक एक करके उसके वो ही काम करता है जो वो कह रही थी। कुछ ही देर में देखते देखते जो महिला टीचर कॉलेज में एक पूर्ण भारतीय लिबास में थी, वो वहां पर कुछ अलग ही दिख रही थी। अब उसके बदन पर कुछ बचा नहीं था। अब जो शोभित था वो भी कहीं ना कहीं अति उत्साहित हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत महिला, वो भी कॉलेज के प्रोफेसर के साथ, उसे ये सब कुछ करने का अवसर मिलेगा। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है और आगे उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, उसकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा, उसकी पढ़ाई भी पूरी होगी या नहीं होगी। उसके सामने केवल वो सुख दिखाई दे रहा था जो सामने उसके खड़ी थी। अब शोभित अपने आप को रोक नहीं पाता है, लेकिन जो अनीसा होती है वो काफी ज्यादा अनुभवी थी। वो शोभित से कहती है कि रुको, सब कुछ मेरे ही हिसाब से होगा और मुझे परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए। अब शोभित भी यंगता वो कहता है कि ठीक है। महिला टीचर जो है वो नीचे बैठ जाती है और फिर शोभित से वो अपने तरीके से जो है वो करने को सब कुछ बोल रही थी और कोई भी परहेज नहीं था अनीसा को। वो जैसे जैसे चाह रही थी वो सब कुछ वैसे वैसे शोभित जो था वो उसके अनुसार ही करे जा रहा था। और फिर दोनों यहीं से ऐसे करीब आ जाते हैं दोनों कि फिर आगे इनकी जिंदगी में बहुत कुछ गलत हो जाता है। अब जो महिला टीचर होती है वो उससे शोभित कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा और फिर शोभित का वो सर पकड़ करके नीचे की तरफ खींच लेती है और फिर मतलब कि वो उसे कुछ अलग अलग गलत तरीकों से उसके साथ जो है वो समय गुजार रही थी। शोभित भी बिल्कुल अंधा हो चुका था, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शोभित अब वो भी करने लगा था जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। अब जो अनीसा होती है वो शोभित को मानो बिल्कुल ही अपनी उंगलियों पर नचा रही थी और शोभित भी बिल्कुल नाचे जा रहा था और लगभग उनके साथ ये प्रोग्राम यहीं से शुरू हो गया था। अब दोनों जो थे वो गलत काम करे जा रहे थे और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। महिला टीचर जो थी वो तो इन सब चीजों में पहले से ही माहिर थी और शोभित जो कि अभी नया स्टूडेंट था, उसे अपनी जिंदगी के बारे में कोई भी सोच समझ नहीं रह गई थी कि आगे इस चीज का उसे किस चीज क्या परिणाम होगा। और उनका यही खेल जो था वो यहीं से प्रोग्राम हो गया था। अनीसा जो थी वो कहीं ना कहीं शोभित से काफी प्रभावित हुई थी। अनीसा को लगा कि शोभित जो है वो उसके अनुसार काम करता है और उससे उसको काफी ज्यादा खुशी भी महसूस हो रही थी। वो शोभित से कभी भी ऐसा नहीं सोची थी कि वो शोभित को इतनी जल्दी छोड़ेगी, क्योंकि आज बहुत सालों के बाद लग रहा था जैसे कि उसने बहुत से पुरुषों के साथ रिश्ता बनाया, लेकिन शोभित के साथ आज उसको कुछ ज्यादा ही एंजॉयमेंट मिला था। अब वो एक शादीशुदा महिला जो थी वो उसे काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इस बात से शोभित भी खुश था। दोस्तों, अब सब कुछ ये सिलसिला जब खत्म होता है तो जो शोभित होता है वो कहता है कि अब मुझे देर हुई है तो मुझे चलना चाहिए। मैडम कहती है कि कहाँ जाओगे, तुम भी तो किराए पर ही रहते हो, तो यहीं मेरे यहाँ रुक जाओ, मैं खाने पीने का इंतजाम कर लेती हूँ। आज रात में हम लोग फुल एंजॉय करेंगे, तो रात भी हमारी ये कोई है भी नहीं। अब शोभित जो अभी उसने मजे किए थे वही पल अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था और उस पल को वो फिर से आज दोबारा जीने के लिए वहीं पर रह जाता है। अब दोस्तों, रात लंबी होती है और पूरी रात वही प्रोग्राम चलता रहता है। जब ये रुक जाता है तो फिर अनीसा जो वो शाम की ड्रिंक करने की शौकीन थी, वो ड्रिंक लाकर शोभित को ऑफर करती है। शोभित से कहती है कि तुम भी लेते हो, तो शोभित कहता है कि मैं कभी कभी बियर वगैरह ले लेता हूँ। तो वो कहती है कि बियर नहीं है, आज यही अगर लेना है तो ले लो। तो वो कहता है कि जब बियर पी लेता हूँ तो फिर इसको पीने में क्या दिक्कत है। फिर दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद अब जैसे जैसे वह उनके ऊपर नशा चढ़ रहा होता है वैसे वैसे फिर वो आगे का कार्यक्रम करने के बारे में सोचने लगते हैं। दोनों ही दोस्तों फिर से बेडरूम में जाते हैं और फिर दोनों के बीच में रिश्ता बनता है। लगभग आधे घंटे तक जो है वो समय ऐसे ही चल रहा था। अब इतने टाइम के बीच जब दोनों के बीच मामला चल करके जब खत्म होता है तो फिर दोनों जो है वो भी रात, जाहिर सी बात है, वो समय गुजारे जा रहे थे। अब जो उनके ऊपर नशा चढ़ा था वो नशा भी उतर जाता है। जो अनीसा होती है वो कहती है कि अब तो दारू का भी नशा ठंडा पड़ गया है, थोड़ा सा फिर से मुझे जाकर ड्रिंक लेना होगा। और फिर दोनों उठते हैं और फिर पैक बनाते हैं और फिर सोफे पर बैठ करके दोनों ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक लेने के बाद फिर उनके ऊपर नशा सवार होता है और सुरूर होने के बाद इस बार जो शोभित होता है वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो कहीं जाता ही नहीं है, बल्कि सोफे पर ही वो जो है वो अपना प्रोग्राम वहीं पर स्टार्ट कर देते हैं। शोभित कहता है कि तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही हो और अब मैं अपनी तरीके से सब कुछ करेंगे। तो वो कहती है कि नहीं, वैसे तुम मत करो, जैसा मैं करी हूं वैसे करो। लेकिन शोभित कहता है कि नहीं, इस बार मैं अपने तरीके से करूंगा, अब तुम्हारे तरीके से मैंने सब कुछ किया। अनीसा भी वो जिंदगी जीना चाहती थी, वो भी उस सुख की प्राप्ति करना चाहती थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज से पहले उसके लाइफ में ऐसा खुशी उसे कभी नहीं मिली था। लेकिन जो आज शोभित के साथ वो समय गुजार रही थी वो समय वो बहुत दिनों के बाद पाई थी, तो जाहिर सी बात है वो एंजॉय कर ही रही थी। और दोनों का ये कार्यक्रम जो है वो काफी देर तक चलता है, क्योंकि शोभित को उसने अपने घर पर इसीलिए रखा हुआ था। शोभित फुल नशे में हो गया था, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो क्या कर रही है और इसी तरह से ये काम जो था वो चले जा रहा था।
शोभित जो था वो भी अब बिल्कुल अपनी मनमानी करने लगा था, क्योंकि उसके ऊपर भी नशा जो था वो काफी ज्यादा हावी हो गया था। वो भूल गया था कि वो क्या कर रहा है। शोभित अब जो है वो उसके साथ जबरदस्ती भी करने लगा था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी नशे में हो गया था। और मैडम ने तो खुद सामने से ही उसको ऑफर किया था, तो वो भी ज्यादा कुछ रोक टोक नहीं कर रही थी। और फिर ये इनका प्रोग्राम जो था वो लगातार चले जा रहा था, और जो इसके परिणाम निकलने वाले थे वो शोभित ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था। शोभित जो कि अभी इस पल को बड़े ही एंजॉयमेंट के साथ जी रहा था, अब उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो उसके होश उड़ाने वाले थे। शोभित के साथ जो महिला टीचर होती है, अभी तक तो उसका व्यवहार जो था वो बहुत अच्छा है, और उसके साथ वो बहुत अच्छे से समय भी बिता रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे आज से पहले वो ऐसे लड़के से कभी मिली ही नहीं थी। तो जो महिला टीचर है वो कहीं ना कहीं वो उसका साथ दे रही थी। दोस्तों, उस दिन ये बात यहीं पर खत्म हो जाता और सिलसिला जो था वो यहीं से शुरू हो गया था। अब शोभित का पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता था। वो अक्सर ही मैडम के लिए परेशान रहता था। कॉलेज में रहता तो बस मैडम को ही निहारता रहता, और इशारे करते रहता कि चलो जल्दी घर चलते हैं। लगभग एक सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला था, और ये पढ़ाई छोड़ करके अब मैडम की तरफ ध्यान दे रहा होता है। जब 8 सेमेस्टर का एग्जाम होता है तो उसके रिजल्ट जब आते हैं तो पता चलता है कि इसके सारे ही सेमेस्टर में बैक लगे हैं, पूरे सब्जेक्ट में। जब ये बैक देखता है तो ये परेशान हो जाता है, क्योंकि वो घर में अगर बता देगा कि बैक लग गया है तो घर वाले इसे कहेंगे कि तुम वहां पर रहकर पढ़ाई क्या कर रहे हो, तुम वहां करने क्या गए हो। क्योंकि बैक लगना समझो एक तरह से फेल ही होना था। अब वो थोड़ा सा ज्यादा परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसके दोस्त वगैरह कहते हैं कि तू आजकल मैडम की तरफ कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है, तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तेरे बैग सारे सब्जेक्ट में लगे हैं, तू इस सेमेस्टर में तो पूरी तरह से फेल हो चुका है, अब तू आगे पढ़ेगा कैसे। अगर तू दूसरे सेमेस्टर में फेल हो जाएगा तो कॉलेज वाले तुझे खुद ही निकाल देंगे। अब उसे चिंता खाए जाने लगती है। वो इस दिन जब इसका बैक ले जाता है सेमेस्टर में, जब वो रिजल्ट देखता है तो वो उस दिन मैडम के पास नहीं जाता है। सामने से अनीसा इसे खुद फोन करती है कि शोभित कहाँ हो और क्यों नहीं आया अब तक, मैं तुम्हारे यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। तो वो कहता है कि मैडम मेरा मूड जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, मेरे सारे सब्जेक्ट में बैक लग गए हैं और मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, घर वालों को क्या बताऊंगा। तो वो कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें पास करवा दूंगी। दोस्तों, अब ये सिलसिला यहीं से चलने लगता है। जब वो कहती है कि मैं पास करवा दूंगी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तो उसे लगा कि इसको शायद उतना होगा पावर कि वो पास करवा देगी। तो वो कहता है कि ठीक है, क्योंकि जब दोबारा सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो उसी के साथ फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम होगा। तो जब सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आएगा तभी पता चलेगा वो पास हुआ या नहीं हुआ। फिर से 6 महीने तक ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। फिर 6 महीने तक दोनों जो वो साथ में थे, और फिर 6 महीना भी बीत जाता है और दूसरे सेमेस्टर का भी एग्जाम आ जाता है। दूसरे सेमेस्टर का वो एग्जाम देता है, और एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में फिर वही स्थिति थी। अब दूसरे सेमेस्टर में भी वो फेल हो जाता है और सारे ही सब्जेक्ट में वो फेल हो गया था। जब शोभित यह देखता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, डोनेशन वगैरह देके शायद तुमने एडमिशन लिया था, तो तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी तुम फेल हुए थे और दूसरी में भी तुम फेल हो गए हो। उसके प्रिंसिपल कहते हैं कि पहले तुम अपने घर के गार्जियन को बुला के लाओ, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत वीक है, वरना हम तुम्हें कॉलेज से निकाल देंगे। जब ये बात शोभित सुनता है तो परेशान हो जाता है। वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। अब तो यार उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो घर वालों को बुलाए या फिर कॉलेज ड्रॉप कर दे। वो किसी तरीके से घर हिम्मत जुटा करके अपने पेरेंट्स को बुलाता है। सारी बात उसके पेरेंट्स से प्रिंसिपल बताते हैं कि तुम्हारा आपका लड़का पहले सेमेस्टर में भी फेल हो गया और सेकंड सेमेस्टर में भी फेल हो गया, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसे कॉलेज से बाहर करने का। उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रिंसिपल के आगे हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि बस एक मौका हमारे बेटे को और दे दीजिए, और अगर इस बार ये फेल हो गया तो फिर जो मन में आप करिएगा। हम लोगों ने काफी उम्मीद से इसे पढ़ाई के लिए यहाँ भेजा है, हमारे पास पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं थे, हमने कर्ज लेकर के इसे यहाँ पर पढ़ाई के लिए भेजा है। इसका सपना था कि पढ़ लिख करके ये इंजीनियर बनेगा, लेकिन तभी हमने सोचा कि हम लोग भी इसे पढ़ा लिख करके अच्छा आदमी बना देंगे, जिससे कि जो परिवार की माली हालतें हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और हमारी गरीबी भी हमसे जो है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, अब 6 महीने का टाइम बीत जाता है। इस बीच जो शोभित होता है, शोभित जो है वो अनीसा से दूरियां बनाने लगा, क्योंकि उसके माँ बाप को भी वार्निंग दी गई थी और साथ ही साथ उसको भी वार्निंग दी गई थी। अनीसा इसे बार बार फोन कर रही थी। अनीसा को वो बस वो संतुष्टि दे रहा था जिसे अनीसा ने अब तक पाया नहीं था, और जिस चीज की वो तलाश में थी वही उसे उससे मिल रहा था। अब 3 से 4 दिन का वक्त बीत जाता है। कॉलेज में जब ये अनीसा के घर नहीं जाता है तो अनीसा इससे कहती है कि तुम मेरी ऑफिस में आकर के मुझसे मिलो। वो नहीं जाता है तो फिर अनीसा एक बार फिर से वापस आती है और कहती है कि शोभित, तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने तुम्हें अपने केबिन में बुलाया। शोभित डर जाता है, क्योंकि जो और सारे स्टूडेंट होते हैं वो क्लास के, वो सबको ही पता था कि कहीं ना कहीं इन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है। इसीलिए जो अनीसा मैडम है वो शोभित को बार बार पूछती रहती है, वो उसका काफी ज्यादा ख्याल भी रखते हैं। मजबूरी थी, ये जाता है केबिन में, और इसके जाने के बाद वो कहती है कि तुम 4 दिन से घर क्यों नहीं आ रहे हो, बात क्या है। तो वो कहता है कि आपने तो कहा था कि आप मुझे पास कर देंगी, मैं तो इसमें भी फेल हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने बात की थी, लेकिन शायद जिससे बात की थी वो उसने बात नहीं किया, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। इस बार तुम बिल्कुल पक्का पास हो जाओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं पास नहीं करवा पाई तो फिर तुम्हारे मन में जो है वो करना, लेकिन तुम मुझसे दूर मत रहो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
इसी तरीके से अनीसा शोभित को फिर से अपने झांसे में ले लेती है और शोभित फिर से उसके घर जाने लगता है और फिर दोनों के बीच यही सब चलने लगता है। वक्त जो है वो बीतता जाता है और फिर 6 महीने का टाइम गुजर जाता है। तीसरे सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला था और एग्जाम होने का टाइम हो जाता है। एग्जाम जब होता है और जब रिजल्ट आ जाता है तो पता चलता है ये तीसरी बार भी फेल हो गया। अब इसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। ये फोन करता है और फोन करने के बाद ये अनीसा को खूब उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा सपना था इंजीनियर बनने का। मेरे माँ बाप ने बड़ी मुझसे मुझे यहाँ भेजा था, लेकिन तुमने अपनी जरूरतों के खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें तो बस तुम्हें उस तरह का सुख चाहिए। तुमने सोचा है कि मेरा क्या होगा? मेरी तो पूरी जिंदगी में पूरा करियर ही खत्म हो गया। शोभित के पास कोई रास्ता नहीं होता है। जो प्रिंसिपल होते हैं वो शोभित को कॉलेज से निकाल देते हैं। कहते हैं कि अब तुम पढ़ने के लायक नहीं हो, इससे तुम्हारी वजह से मेरे कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में नहीं रखता हूँ। शोभित के पास दोस्तों अब कोई रास्ता नहीं बचा था। शोभित को समझ नहीं आ रहा था कि गाँव जाए वो कहाँ जाए। गाँव जाएंगे तो गाँव के लोग ताना मारेंगे कि ये बीटेक करने गया था और पूरे साल ये फेल ही होके आ गया। क्या हुआ तुम्हारे बेटे का? क्या हुआ तुम्हारा सपना जो तुम इंजीनियर बनना चाहते थे? अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। दोस्तों इसी चक्कर में वो जो है वो सोच विचार में पड़ा रहता है। वो डिप्रेशन में चला जाता है और अब उसके जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं वो उसके घर वालों को फिर बता देते हैं कि आपका लड़का फिर से इस बार भी फेल हो गया, तो अब मैं इसे कॉलेज से निकाल रहा हूँ। और उसको कॉलेज से निकाल देते हैं। फिर उसके घर वाले आते हैं, कहते हैं शोभित से कि बेटा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तुम गाँव चलो। शोभित जो है वो थोड़ा सा अपने दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट करता है। शोभित जो था वो गलत कदम उठाने वाला था, लेकिन जब उसके पेरेंट्स आ जाते हैं उसे समझाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम लोग तुमसे कुछ और करवाएंगे जिसमें तुम्हारी इंटरेस्ट होगी, वही काम करो। पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा तो मत करो। चूंकि जो शोभित था वो अपने घर का इकलौता बेटा था, उसके माँ बाप भी उसे खोना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए वो जो है उसे प्यार से समझाते हैं। अगर वहीं पर वो डांट डपट देते तो शायद स्थिति जो थी वो गलत हो जाती और ये स्थिति भयंकर मोड़ ले लेती और वो शोभित जो था वो गलत कदम उठा लेता। शोभित गांव चला जाता है। गांव के लोग बहुत ताना भी मारते हैं, लेकिन शोभित जो था वो बेशर्मों की तरह उसे सुन रहा होता है और अपने किए पर भी वो पछतावा कर रहा था कि काश मैं अनीसा मैडम के बहकावे में नहीं आता तो शायद मेरी जो जिंदगी थी वो बर्बाद ना होती। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुरंत जो है वो तत्काल डिसीजन ले लेते हैं और फिर उनके साथ शोभित जैसे घटनाएं घट जाती हैं। तो जीवन में चाहे जहां भी रहें, जिस लक्ष्य के लिए आप गए हैं उस लक्ष्य को पहले ध्यान दीजिए और फिर उसके बाद कुछ हो रहा है तो उस पर वो बाद में ध्यान दीजिए। नहीं तो अगर आप लक्ष्य से भटक जाएंगे तो फिर आपके आंखों के सामने आपके भविष्य में अब सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, उजाला कभी होगा ही नहीं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी के दिल को आहत करना था, बस केवल आपको सतर्क करना था, आपको जागरूक करना था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी, तो बस एक लाइक करते जाइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।